बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स और टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, इस पर हम रिकॉर्ड करेंगे 2-3 लेक्चर्स। इस लेक्चर में थ्योरी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा और परपेंडिकुलर अगर हो तो क्या होगा और ए डॉट बी बराबर किसके होगा और ये कास थीटा क्यों है और थिंग्स लाइक दिस। और फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। एक लेक्चर में अगर कर देंगे तो लेक्चर विल बी टू लेंथी, कम से कम 1.5 घंटे का तो कम से कम होगा। क्वेश्चंस अगर आप कम भी रखें, ज्यादा रखेंगे तो फिर तो 3-4 घंटे, तो फिर स्टूडेंट्स वो बोर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम है maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। एक मैं आपको बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या इसको हम इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तीनों नाम है इसके, प्लीज रिमेंबर। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। जी स्टूडेंट, तो ये मैंने क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर टू गिवन वेक्टर्स and they are multiplied in a particular way to get a specific constant, then it is called dot product of vectors। मगर ये है जी इसीलिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को धोखा देने के लिए। असल में ये जो डिफिनीशन है ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ये असल में डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है। ठीक है, हमारी बुक्स में तो ये लिखा होता है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड दे आर मल्टीप्लाइड सच दैट वी गेट अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्केलर ए बी कास थीटा, तो यहां पे अगर कास थीटा की जगह अगर आप टेंजेंट थीटा लें तब भी कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास थीटा करें तब भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक खास किस्म का एक यूनिक कांस्टेंट अगर हमें मिलेगा और वो कांस्टेंट मिलाने के लिए हम किसी खास तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, तो वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको जरा बता दूं, यहां पे वेट करें आप। अच्छा, ये डायग्राम इसकी ऐसी बनेगी कि ये एक वेक्टर है आपका ए, ये आपका एक दूसरा वेक्टर है बी, ये इन दोनों के दरमियान में है थीटा। तो जब आप ए और बी डॉट करेंगे स्टूडेंट्स, रिमेंबर टू वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड। एमफिल लेवल पे हम करते थे फ्लूइड मैकेनिक्स में आई ज़रब जे, यानी मगर वो आप तो एफिसी लेवल पे सोचेंगे ना, वो तो खैर हम एक उसका फिर एक वो हम ऑपरेट कराते थे फिर किसी नंबर पर। हम तो एमफिल पीएचडी में तो हमने किया है इनको, मगर आप एफिसी लेवल के स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचे कि टू वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड एंड टू वेक्टर्स कांट बी डिवाइडेड। वेक्टर्स को आप या जमा कर सकते हैं या वेक्टर्स को आप माइनस कर सकते, जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी, ये दो वेक्टर्स आप जमा करेंगे तो ये एक वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका होगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी। सुना है आपने? ये वेक्टर दो वेक्टर्स को जमा करके हेड टू टेल रूल से जमा करते हैं, ट्राइंगल लॉ से जमा करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से जमा करते हैं। तो वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द टू, सम ऑफ द टू, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। इस तरह अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस बी, एक्चुअली ये आपका है ए प्लस माइनस बी, तो ये आपका वेक्टर ए था, ये आपका वेक्टर ए था, तो अब ये आपका बी है, तो माइनस बी ए से होगा। तो ये जो वेक्टर आप करेंगे, अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ माइनस बी विल बी कॉल्ड ए माइनस बी या ए प्लस माइनस बी। तो दो आप कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स मैंने जमा किए और ये ए और बी मैंने सब्ट्रैक्ट किए, मगर सब्ट्रैक्ट का ये मतलब है कि ए के साथ माइनस बी जमा करना हेड टू टेल रूल के जरिए, वो भी एक्चुअली एडिशन है। सब्ट्रैक्शन भी स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिशन है। मगर ये आपने नहीं सुना होगा स्टूडेंट्स कि ए और बी आप मल्टीप्लाई करें, ये कभी आपने सुना होगा नहीं। टू वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड। इसी लेवल पे आप सोचे, एमएससी पीएचडी आप छोड़े, वहां पे तो स्पेशल केसेस में हम एक स्पेशल ऑपरेटर्स में करते हैं, यूज करते हैं, फिर आप वहां पे आई ज़रब जे आ जाता था तो हम फिर एक आगे जाके ऑपरेट कराते थे।
और ना ही आपने सुना होगा कि ए और बी डिवाइड करे। टू वेक्टर्स कांट बी डिवाइडेड, टू वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड, टू वेक्टर्स कांट बी डिवाइडेड। ये तो मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये तो एक पार्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन है। इट इज नॉट मल्टीप्लाई जैसे अभी आज यानी मैट्रिक में जिस तरह आप करते हैं कि एक्स जरब वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, मगर ये आप नहीं बता सकते कि आई जरब जे से क्या आंसर आएगा। आई जरब जे को मल्टीप्लाई करे क्या आएगा। आई और जे को अगर डॉट करेंगे तो जीरो आएगा। टू वेक्टर्स को या तो हम डॉट कर सकते हैं और टू वेक्टर्स को या हम क्रॉस कर सकते हैं। दो वेक्टर्स को क्रॉस करने के नतीजे में एक वेक्टर मिलेगा और डॉट करने के नतीजे में एक पार्टिकुलर कांस्टेंट मिलेगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट मिलेगा। अब ये कैसे सर आई और जे को मल्टीप्लाई किया तो जीरो क्यों आया सर, इसमें cos थीटा है। तो ये तो हम बता रहे हैं कि ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि ए और बी मल्टीप्लाई करें। हम कहेंगे कि ए और बी डॉट करें। इसको आप ऐसा ना कहें कि ए और बी मल्टीप्लाइड, दीज आर वेक्टर्स। ये एरोज आपने डाले तो ये वेक्टर्स हैं। तो दो वेक्टर्स या हम डॉट कर सकते हैं या हम क्रॉस कर सकते हैं, और डॉट करने का और क्रॉस करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। अंडरस्टैंड, यहां तक काफी है। फिर आगे अभी हम समझेंगे और भी। ठीक है, ये अक्सर कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आएगा कि क्या हम हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट और वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 इंटू फॉर एग्जाम्पल 4i-3j है तो क्या प्रॉब्लम है, कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर कांस्टेंट और वेक्टर आप डॉट नहीं कर सकते बच्चे। ये तो आप मल्टीप्लाई, तो डॉट में तो यहां का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा किया जाएगा टू वेक्टर्स का। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दिस। ये आप मल्टीप्लाई नहीं करते इसको इसके साथ। कांट यू मल्टीप्लाई दिस, यू कांट मल्टीप्लाई दिस बिकॉज दिस इज डॉट। डॉट में वेक्टर्स में डॉट का मतलब होगा डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई नहीं। सिमिलरली ये भी आप नहीं कर सकते, ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ये क्रॉस है, क्रॉस के लिए जरूरी है कि क्रॉस से आगे पीछे दोनों वेक्टर्स हो। वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस का मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं होता जो मैट्रिक में आप करते हैं कि जी 2 डॉट 3 से भी 6 आएगा, 2 जरब 3 से भी 6 आएगा, 2 जरब 3 से भी 6 आएगा। तो ठीक है, वो तो स्केलर्स में हम करते हैं, ये तो वेक्टर्स हैं। यहाँ पे इसका एक डिफरेंट मतलब आएगा, इसका एक डिफरेंट आंसर आएगा, इसका तो पॉसिबल नहीं है आंसर, ये पॉसिबल नहीं, और इन दोनों का मुख्तलिफ आंसर आएगा। तो क्या एक जैसे हुए? नहीं हुए। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो स्टूडेंट्स आपका वैसे वैसे ये नोटेशन स्पेसिफिक होता जाएगा। ओके, अब इनको जरा मैं मिटा दूं। अब इसकी तरफ आते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का थीटा। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो आपने अभी क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का थीटा। स्टूडेंट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का थीटा, प्रॉपर्टीज पे तो हम आएंगे फिलहाल, मगर मैं जरा आपको ये बता दूं कि ये ए बी का थीटा हम इस तरह डिफाइन करते हैं इसको। ए और बी डॉट करें, इस शेर में शायर क्या कहता है, ए और बी डॉट करें। इसका क्या मतलब है ए और बी डॉट करें? जिस तरह आप लोग कहते हैं कि टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन्स, टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, मेरे ख्याल में ऐसा है। उर्दू में हम बोलते हैं कि बेंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? आप वैसे बस बता रहे हैं, वो समझ ही नहीं रही। अब आप 5th क्लास की स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना शुरू करें तो इट इज लाइक कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, तो ये जो आप बोलते हैं ईडियम्स या फ्रेजेस, ठीक है, डॉग फाइट, डॉग फाइट, तो डॉग फाइट डजंट मीन द फाइट ऑफ डॉग्स, द फाइट बिटवीन डॉग्स, द फाइट बिटवीन टू एयर फोर्सेस, दो ममालिक के एयर फोर्सेस का अगर आपस में जहाजों की लड़ाई को, हवाई जहाजों की लड़ाई को हम बोलते हैं डॉग फाइट। इस तरह स्टूडेंट तो ये अल्फाज कुछ और होंगे और मतलब कुछ और होगा, और इसका एक इसकी ब्यूटी है, इसका मजा ये अगर आप हटा दें उर्दू से, हिंदी से, इंग्लिश से, अगर आप हटा देंगे तो फिर तो वो मजा नहीं रहेगा। जो हम कहते हैं कि मैंने आपको 20 दफा बताया, फिर भी तो 20 दफा तो हमने नहीं बताया होता, मगर उसका मतलब है कि हमने कई दफा आपको बताया
और आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह मैथ्स में भी ये है अल्फाज, मैथ्स तो अक्सर ऐसा है। इस स्टूडेंट्स में अगर आपसे पूछू ये मैंने क्या लिखा, इसके तो अल्फाज क्या हैं, इसके अल्फाज क्या है, log to the base 2 of 32, log to the base 2 of 32, ये तो इसके अल्फाज हैं। तो अल्फाज आप देखें, log to the base 2 of 32, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है कि 32 is 2 पावर वट, यानी ये किसके बराबर है, ऐसा नंबर आप बताएं जिसका पावर, जो 2 का अगर पावर हो तो हमें 32 मिले, इसका मतलब है। यानी log टू द बेस b ऑफ a, इसका मतलब ये कि b पावर वट इज इक्वल टू a, तो 2 पावर वट इज इक्वल टू 32। तो ये इसके अल्फाज है, log टू द बेस 2 ऑफ 32, मतलब 2 पावर वट इज इक्वल टू 32। तो मतलब आप समझ जाएंगे। तो फिर आप यहां पे तो अच्छा 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, लिहाजा इसका आंसर है 5। इसी तरह log ऑफ 81, log टू द बेस 3 ऑफ 81 इज इक्वल टू 4। इस तरह जो आप पढ़ते इसके आप अल्फाज बताएं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9, पता होगा आपको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या चीज है, स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से दो आंसर आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, अल्फाज तो है स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब क्या है कि 9 किस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, 9 प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 का, इसके अल्फाज क्या है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब क्या है कि 9 स्क्वायर ऑफ विच पॉजिटिव नंबर, तो किसका स्क्वायर है, 3 का। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, यानी 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9 आएगा। तो अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और। इस तरह ये तो अल्फाज हैं। ए डॉट बी मालूम करें, ए डॉट बी मालूम करें तो मतलब क्या है इसका, मैथमेटिकली कि आप मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, यहां पे चूंकि ए पहले लिखा है, या किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करें। यहां पे चूंकि ए पहले लिखा है तो आप प्रोजेक्शन ऑफ बी, ए डॉट बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए एलॉन्ग ए विद ए मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का यह मतलब होगा कि आप मल्टीप्लाई करें बी का जो प्रोजेक्शन बनेगा ए पर या एलॉन्ग ए पर, अगर एंगल 90 से बड़ा हो तो फिर तो यहां पे बनेगा। सोर्स ये आपका है ए डॉट बी। अब बी का प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, आप ए से आ जाएंगे, इसका मतलब है, इसकी तशरीह है। अब ये क्यों है, मैथमेटिकल तो आप जरा मास्टर करें ना अपने आप को। आप ऐसे आ जाएंगे परपेंडिकुलर, ऐसे आप आ गए। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, अकसाया। इस तरह ये एक लाइट है और ये क्या है, ये बिल्कुल प्रोजेक्शन है, यू कैन सी वो वाला, ये प्रोजेक्शन है। जैसे यहां पे मैं एक वेक्टर ड्रा कर दूं और ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, ये है बी, ये है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यू कैन सी दैट प्रोजेक्शन। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये आप जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, यहां से यहां तक ये ब्लैक, ये प्रोजेक्शन है, ये इस वेक्टर का अलोंग दिस वेक्टर। तो इस प्रोजेक्शन को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड के साथ। सुन आपका बी है, तो ये क्या है, ये वाला ये रेड, ये है प्रोजेक्शन बी का अलोंग ए, और ये किसके बराबर होगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड बी है, ये तो बी वेक्टर है, इसका तो ये बराबर होगा बी का थीटा। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए क्या होगा, बी का थीटा। तो आपने स्टूडेंट्स बी कास थीटा मल्टीप्लाई करना है, बी कास थीटा मल्टीप्लाई करना है विद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये नहीं होगा ए, इसको फिर हम रीअरेंज करते हैं। तो बी कास थीटा इज व्हाट, बी कास थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी एलॉन्ग ए। तो हम ये लिखते हैं मल्टीप्लाई द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर विद दैट वेक्टर।
मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर along द सेकंड विद मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड। बिकॉज आप ये भी कह सकते हैं, इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं, इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो ऐसा तो हम लिख सकते हैं, ऐसा इसको तो हम फिर लिख सकते हैं बी ए कास थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसको आप ए कहें, इसको बी कहें। अब ये आपका बी हुआ, ये आपका ए हुआ, इसका ये ए है, तो अब ये आपका है ए कास थीटा, बेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना यहाँ पे, तो ये आपका है ए कास थीटा। ठीक है, अब ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए एलॉन्ग बी, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का प्रोजेक्शन एलॉन्ग बी विद बी। अंडरस्टैंड? यहां तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप जरा सोचे। मैं स्टूडेंट्स 1 मिनट में आता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इसको हम बोलते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। तो क्या कहेंगे आप कि दो वेक्टर्स को डॉट करने का मैथमेटिकली क्या मतलब है कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर मल्टीप्लाई करना या इलांग दूसरे के डायरेक्शन में। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अगर ए और बी के दरमियान में एंगल अगर 90 से ज्यादा हो, या आपका ए से हो, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, ये आपका हो स्टूडेंट्स वेक्टर बी, फिर तो ये थीटा है, फिर ए का तो प्रोजेक्शन ये बनेगा, ये आप ऐसे परपेंडिकुलर आएंगे। अब ये तो होगा ए कास थीटा, ये आपका है ए कास थीटा, ये वाला ए कास थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ये थीटा, फिर हम ये थीटा लेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे कि ए कास थीटा, ए कास थीटा अब ये है और ये आपका है बी, तो फिर ये आएगा ए कास थीटा इंटू बी, और नेगेटिव जवाब फिर आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा, एंगल अगर 90 से बढ़ा भी आगे आने वाला है। ठीक हुआ? ओके, मिटा दें इसको। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि ये क्यों? अच्छा, बाज लोग इसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं कि जी आप एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते। आप जरा मुझे बताएं एक्स कंपोनेंट में और प्रोजेक्शन में क्या फर्क है? हम ये क्यों नहीं कहते कि ए का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करे बी के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये ए है तो ये एक्स है। तो स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट तो हमेशा एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये अगर हम ए से ड्रा कर दें, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, ये आपका है वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है वेक्टर बी, और आपने जो एंगल लेना है वी से, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। A dot B is equal to AB cos theta, where theta is the angle between the two vectors when the two vectors are attached at tail. ये आप बात याद रखें स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं माय स्वीट स्टूडेंट्स, जब भी आप वेक्टर्स की बात करेंगे तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का मतलब होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इफ द टू वेक्टर्स आर अटैच्ड एट टेल। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों वेक्टर्स में आप एंगल बताएं, बाकी तो आप वो उसमें यूज करेंगे फार्मूले में, तो ये तो आप नहीं कहेंगे कि ये एंगल 60 डिग्री है। एंगल आप जब मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप मेक श्योर करेंगे कि दोनों वेक्टर्स टेल पे अटैच हो, टेल पे। या फिलहाल आप ए से कर दें इसको, फिलहाल स्टूडेंट्स आप इसको ए से कर दें, फिलहाल आप ऐसे करें, बताएं मुझे इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? 60 तो नहीं है। आप वेक्टर बी को यहां पे, आप यहां पे ले आए, यहां पे वेक्टर बी को, स्लाइडिंग वेक्टर, आप इसको यहां पे ले आएंगे तो अब ये यहां पे आ जाएगा। अब ये एंगल है इसका, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये अगर 60 है स्टूडेंट, तो ये पर 90 होगा, तो ये आपका 120 डिग्री होगा। अभी स्टूडेंट्स इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 60 नहीं है, एंगल 120 है। एंगल बिटवीन देम इज 120। दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आप तब लेंगे जब दोनों वेक्टर्स अटैच हो टेल पर। ऐसा ना हो कि दोनों हेड्स पे अटैच हो, या दोनों एक का टेल दूसरे का हेड हो, ये तो एक का टेल दूसरे का हेड अटैच है। तो स्टूडेंट्स अब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है? तो आप ए से आएंगे, आप ए से आएंगे स्टूडेंट्स, ए से, तो ये आपका है ए एक्स, और ये आपका है स्टूडेंट्स ए वाई। तो दिस इज स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट। मगर आपने तो करना है स्टूडेंट्स ए डॉट बी, तो ए से आपने परपेंडिकुलर जाना है बी को। आप ए से आएंगे स्टूडेंट्स, यू कैन सी, ए से आएंगे परपेंडिकुलर बी को, ये एंगल अब 90 आपको दिख रहा है। तो इसको अब हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी
एलांग ए, और ये बराबर होगा ए कास थीटा के, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप कहेंगे क्या फर्क है एक्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमेशा एक्स एक्सेस एलांग एक्स एक्सेस होगा और प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बाय चांस हम बुक्स में ऐसा ही बनाते हैं कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो आप ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये थीटा है, ये तो ऑलरेडी एलांग एक्स एक्सिस है, तो आप स्टूडेंट्स को आप ये किसके बराबर होगा, बी का थीटा, वेयर बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे बी का थीटा, बी का एक्स कंपोनेंट बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। समझ आई आपको? मगर जरूरत नहीं है कि ए एलांग एक्स एक्सिस हो या बी एलांग एक्स एक्सिस हो। जिस तरह यहाँ पे अब ए वेक्टर ऐसा है स्टूडेंट्स, बी वेक्टर ऐसा है। अच्छा, बी अब ए से छोटा भी हो सकता है, ये आपका ए आपका बी से छोटा भी हो सकता है, ये ऐसे, मगर आपने ए की डायरेक्शन में ऐसे आना है, ये तो यहां से यहां तक ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी इलांग ए, इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है। ए डॉट बी का मतलब होगा कि बी का प्रोजेक्शन इलांग ए मल्टीप्लाई करे ए के मैग्नीट्यूड के साथ, या ए का प्रोजेक्शन इलांग बी मल्टीप्लाई करे बी के प्रोजेक्शन के साथ, बी के मैग्नीट्यूड के साथ। उम्मीद है आपको एक्स कंपोनेंट और प्रोजेक्शन में आपको फर्क समझ आ गया कि क्या फर्क है किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एलांग, वो तो दूसरे एलांग द अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन हमेशा लिया जाएगा एलांग द अदर वेक्टर और एक्स कंपोनेंट हमेशा एलांग एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। अब स्टूडेंट्स ये क्यों, अब अगर हम मिसाल ले वर्क डन की, और भी सारे कंपोनेंट्स सेकंड ईयर में आप, मगर हम तो आपको एफएससी लेवल पे समझाएंगे, तो किसी एक एग्जांपल से भी आप समझ जाएं तो इट्स वेल एंड गुड। फिर आप वहां पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड ईयर में, बहुत सारे फेनामेना है जिसमें एक प्रोजेक्शन काम आएगा स्टूडेंट्स। मगर आप अपने लिहाज से कर, ये एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है एंड ही इज पुलिंग अ लोड, he is pulling a load, hopefully you understand, ये इस तरह इसको पुल कर रहा है। इमेजिन करें स्टूडेंट्स के ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ही अप्लाइज इज 10 न्यूटन, और ये स्टूडेंट्स आगे चला जाएगा, ये बंदा यहां तक इसने इस लोड को डिस्प्लेस किया यहां तक, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस कितना किया, डिस्प्लेस इसने किया इसको फॉर एग्जांपल 4 मीटर्स, ठीक है। आई पुल्ड अ लोड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, वर्क डन में हम कभी भी नहीं बोलते, हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें। आप ये नहीं कहेंगे कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिजिट 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 40 जूल। 40 जूल आपने वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब आप सुनिए। जब इसने इस पर फोर्स अप्लाई की तो स्टूडेंट्स ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, जाहिर है कि अब इसका मास कम है तो तभी तो वो डिस्प्लेस हुई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लोड को किसने डिस्प्लेस किया, तो स्टूडेंट्स फोर्स ने डिस्प्लेस नहीं किया, फोर्स ने स्टूडेंट्स डिस्प्लेस नहीं किया, बल्कि ये जो फोर्स है, जो आपको फोर्स दिख रही है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये तो अब आप क्या कर रहे हैं, ये फोर्स तो इसको आप रिजॉल्व करें, ये इसका है, बनेगा एक एक्स कंपोनेंट, यहां तक आप आएंगे एक्स कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट, और फिर ये यहां से यहां तक ये आपका होगा वाई कंपोनेंट। ख्याल करें ऐसा ना यहां तक ना जाए, ये है इसके टिप तक यहां तक जाना है, यानी यहां पे, तो ये क्या है, ये है वाई कंपोनेंट। तो इस फोर्स के बन रहे हैं दो कंपोनेंट्स, इस एक्स कंपोनेंट कि ये ख्वाहिश है कि ये लोड, ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, और दिस वाई कंपोनेंट इट ट्राइज टू लिफ्ट द बॉडी, दिस कंपोनेंट ट्राइज टू ड्रैग द बॉडी along दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन आपकी ख्वाहिश भी है, दिस इज योर डिजायर डायरेक्शन, और वाई कंपोनेंट ट्राइज टू लिफ्ट द बॉडी। अनफॉर्चुनेटली ये कंपोनेंट अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ, और ये हुआ, ये क्यों कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको बिल्कुल यहां पे ड्रा कर दूं ऐसे, ये आपका है वो एक्स, ये आपका स्टूडेंट्स वो वाई, और इसका रिजल्टेंट मेरे ख्याल से ये है, इस तरह इमेजरी सा करिए आप, एफ है, ठीक है।
तो अब y कंपोनेंट के अगेंस्ट तो वेट है, हमें दिख नहीं रहा मगर देयर इज वेट। अब ये बॉडी अगर लिफ्ट ना हुई तो इसका मतलब है कि इन दोनों में फिलहाल वेट डोमिनेंट है, वेट ज्यादा है इसके मुकाबले में। और स्टूडेंट्स ये जो आपका है एफ एक्स के मुकाबले में तो कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, वो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस वो तो नेग्लिजिबल है। इमेजिन करें कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, या अगर है भी तो फ्रिक्शन नॉर्मल रूटीन में हम यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, वो तो बहुत मामूली फोर्स होती है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं कि इस फोर्स की मुखालिफ कोई फोर्स नहीं, तो तभी तो इसकी जो ख्वाहिश थी वही तो पूरी हो रही है यहाँ पे। तो ये बॉडी ड्रैग हुई। अब इसकी ख्वाहिश तब पूरी होगी जब इसका मैग्नीट्यूड वेट से ज्यादा हो। वेट बराबर है mg के, और ये बराबर है स्टूडेंट्स f sin थीटा, ये बराबर है स्टूडेंट्स, ये बराबर है f cos थीटा। अब फिलहाल आप y को आप छोड़ दें, y को आप छोड़ें तो ये थीटा स्टूडेंट्स, अब ये किसने डिस्प्लेस किया? fx ने डिस्प्लेस किया। तो fx किसके बराबर है? f cos थीटा के बराबर नहीं है, f cos थीटा के बराबर है। ये थीटा आप इमेजिन करें कि 30 है, तो ये आपका क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई cos 30। cos 30 स्टूडेंट्स बराबर है 0.866 के। ये आपका आ जाएगा 8.66 न्यूटन। आपकी आसानी के लिए मैं इसको 9 न्यूटन कर दूंगा ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। 8.66 न्यूटन। तो आप अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स, मगर बॉडी जो एक्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन डिस्प्लेस हो रही है, जिस डायरेक्शन में आप वर्क डन मालूम करना चाहते हैं, तो वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है एफ एक्स की वजह से। तो आप एफ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ये बॉडी तो कह रही है कि मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही हूं ड्यू टू दिस एफ एक्स, तो इसलिए हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि वो एफ का प्रोजेक्शन एलॉन्ग, वो तो वैसे भी एक्स कंपोनेंट है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए वर्क डन बराबर होगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स। वो प्रोजेक्शन वगैरह की बात ऑटोमेटिकली आ गई, तो ये बराबर होगा एफ cos थीटा इंटू डी। स्टूडेंट्स एफ cos थीटा यहां पे किसके बराबर है? 8.66 न्यूटन, और डी किसके बराबर है? 4 मीटर। तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से थोड़ा सा कम 35 अशारिया समथिंग आ जाएगा, 35.5 समथिंग जूल्स न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स ये क्या आया? 8.66 मल्टीप्लाइड बाई 4, 34.64 सॉरी, अच्छा 9 4 हाँ 34.6 था जो भी है। तो आपने इतना वर्क किया, आपने स्टूडेंट्स इतना वर्क किया, इसने अलॉन्ग दिस डायरेक्शन इतना वर्क किया 34.6 जूल। अब आप मुझे बताएं इसमें ये cos थीटा क्यों आया? मगर हम तो इस तरह नहीं करते, करना तो ये चाहिए कि पहले आप ये कंपोनेंट मालूम करें इस फोर्स का, अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आप कंपोनेंट मालूम करें, उसी को फिर आप मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट के साथ। मगर इतना हम नहीं सोचते, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं स्टूडेंट्स के वर्क डन बराबर होगा एफ डॉट डी। अब आप देखिए ए डॉट बी, और ये बराबर होगा ए बी cos थीटा। असल में ये क्या है? असल में ये एफ cos थीटा ज़रब डी, एफ cos थीटा ज़रब डी। हकीकत में तो ऐसा है, मगर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड, असल में ये चीज है। मतलब ये है यूजफुल कंपोनेंट, आप इसको कहें यूजफुल कंपोनेंट, यानी ये फोर्स की इस कंपोनेंट की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो इसका वो कंपोनेंट जिसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, वो आप मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। या असल में एफ cos थीटा है। अच्छा, तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स एफ, फोर्स क्या है? फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन, cos 30 मल्टीप्लाइड बाई 4। थोड़ा सा बुरा लगता है तो हम कहते हैं एफ डी cos थीटा, एफ डी cos 30, फिर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये ए डॉट बी में ये ए बी cos थीटा क्यों है? तो बच्चों जो फिनोमेना है वो ऐसा होगा जिसमें ये cos थीटा वाला कंपोनेंट यूजफुल होगा, फिर आगे जाके हम फॉर एग्जाम्पल ए सी बी फिनाम, अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए ये कंपोनेंट तो यूजलेस है, इट इज एज इफ यू आर वेस्टिंग दिस कंपोनेंट। फिर स्टूडेंट्स अब टार्क में जब इसको हम घुमाएंगे, यहां पे हमने इसको फिक्स कर दिया, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर फोर्स तो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये रॉड रोटेट होगा तो ये एफ वाई की वजह से होगा, तो टार्क में फिर हम ये एफ वाई लेंगे, हम कहेंगे आर एफ साइन थीटा।
तो ये वो फिनोमेना ऐसा होगा जिसमें cos थीटा वाला कंपोनेंट यूजफुल होगा। तो ये दैट्स व्हाई ये डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, बात खत्म। मगर बिहाइंड द सीन आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब आप समझ गए। अब इसको जरा इमेजिन करें कि ये आपका ए और ये आपका बी है, तो एफ जरब डी क्यों आप लेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जरब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 10 जरब 4 आप करेंगे, 40 जूल आपने वर्क किया। नहीं, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी कोशिश 30 को लिफ्ट करना। वैसे बाय द वे अगर मैं चाहूं कि साइमल्टेनियसली मैं फोर्स अप्लाई करूं, ये बॉडी लिफ्ट भी हो जाए, तो लिफ्ट में ये वाला कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। तो या तो आप थीटा ज्यादा करेंगे, जितना थीटा ज्यादा हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए जब आप एंगल बढ़ाएंगे तो एफ वाई भी बड़ा होगा और एफ एक्स छोटा होता जाएगा। का साइन 30.5 है और साइन 60.8 है और साइन 91 है। या फिर आप फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा करें। अगर फोर्स की स्टूडेंट्स आप इसको ले, आप किसी रोप से या किसी वायर से आप किसी लोड को आप बांध दे, पहले आप इसको ड्रैग करें तो वो इलांग द ग्राउंड आएगा आपकी तरफ। मगर इसको अगर आप इस तरह झटका देंगे, मजबूत फोर्स आप अप्लाई करेंगे उसी एंगल पर, या तो ये कि आप ऐसे करें उसको तार को, ताकि एंगल आपका बढ़ जाएगा, फिर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड वही रखे तो बॉडी थोड़ी लेफ्ट हो जाएगी और ड्यू टू वेट वो फिर ग्रेविटी की वजह से वो फिर वापस आएगी। या फिर आप इसको उसी एंगल पर आप झटका दें, तो आपने क्या किया? आपने इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को आपने बढ़ाया, झटका दिया, तो थोड़ी देर के लिए ये बॉडी लिफ्ट भी हो जाएगी। तो उस लम्हे ये जो वाई कंपोनेंट है ये वेट पे डोमिनेंट हुआ, तभी तो ये लिफ्ट हुआ। और ग्रेविटी तो फिर इसको माफ नहीं करना, वापस ले आना है अपनी पोजीशन पे, ग्राउंड पे। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये कि ए डॉट बी बराबर है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है। क्यों? ये आएगा आपका ए कास थीटा जरब बी और ये आपका आएगा बी कास थीटा जरब बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी इलांग ए मल्टीप्लाई करे ए के साथ, या प्रोजेक्शन ऑफ ए इलांग बी मल्टीप्लाई करे, या प्रोजेक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई करे बी के साथ, या प्रोजेक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई करे ए के साथ, दोनों एक ही चीज है, आगे पीछे दोनों ए बराबर है ए बी कास थीटा के। ठीक है, नंबर एक। दूसरा पॉइंट, यानी ये हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्टूडेंट्स, अब ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर, ये क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा, ये दोनों में क्वेश्चन से समझा दूंगा, फिलहाल इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। इस तरह हम नंबर्स में हम करते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तीसरा स्टूडेंट्स, अगर एंगल 90 हो फिर तो ए डॉट बी 0 होगा। इफ इसे के स्टूडेंट्स हम ये बताते हैं कि ए बी कास थीटा ये बराबर है ए बी कास थीटा के, ए डॉट बी, तो यहां पे तो फिर एंगल 90 है, तो ए बी कास 90 तो 0 के बराबर, तो ये तो 0 हुआ, बात खत्म। अगर आप मुझे इसका मतलब समझे, आप उसी वर्क डन को माइंड में रखते हुए आप जरा सोचें। ये स्टूडेंट्स आपका है वो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे वो कोई बॉडी है, आप चाहते हैं कि वो बॉडी इलांग, या तो आपने इसको डिस्प्लेसमेंट कहा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है, तो यू वांट द बॉडी टू बी डिस्प्लेस्ड अलोंग दिस एक्सेस। तो ये तब पॉसिबल होगा जब अगर आपका फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो इज इट पॉसिबल दैट द बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड अलोंग दिस डायरेक्शन? बॉडी सिरे से डिस्प्लेस ही नहीं होगी, इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे खतरनाक टॉपिक, ठीक है, इसका वो मुश्किल नहीं, उसको समझने में वो वर्क डन है। क्यों? आम लाइफ में जो फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में हम कहते हैं कि यार आप में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल आप तो बिल्कुल जैसे मरे हुए हो, एनर्जी नहीं है, तो आप में वर्क काम करने की सलाहियत नहीं है। और इसमें भी ये डिफिनीशन है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और आम लाइफ में, मगर आम लाइफ में हमारे जो वर्क का कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स में जो वर्क का कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स, ये लोड है, ठीक है, और दिस इज माय डी एक्सिस। अब इसको अगर मैं यहां से यहां तक ले आऊं, तो मैंने तो अपने आप को थकाया, मैंने तो अपनी एनर्जी जाया की,
मगर मैंने along this axis वर्क नहीं किया। अपने आप को तकाने का नाम वर्क नहीं है, मगर फिजिक्स में वर्क का अपना एक कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, अब आप कैसे ये बॉडी डिस्प्लेस कैसे होगी? तो इस सूरत में आपने अपने आप को तकाया मगर आपने वर्क नहीं किया। एफ डी काज 90, फोर्स आपने बेशक 10 न्यूटन अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक 4 मीटर। अब आप कहेंगे सर ये तो डिस्प्लेस ही नहीं हुई, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप यहां से इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, ये इलांग एक्स एक्सिस है, तो आप वैल्यूज पुट ही ना करें। काज 90 0 के बराबर है, जो भी हो। आप कहेंगे सर जी मैंने तो इतना डिस्प्लेस, इस डायरेक्शन में वर्क डन 0 नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या हमने इसको इस तरह डिस्प्लेस नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे ये अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फिर तो एंगल 0 है। इसको सपोज मैंने डी कहा, इसको मैंने सपोज D1 कहा, तो D1 में तो वो तो फिर का 0 इसके साथ, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फोर्स का एंगल 90। जब आपने 90 लिया तो इसका 90 एंगल किसके साथ है? इसी के साथ है। तो along this axis work done will be 0 irrespective of the values of f and d। तो अगर 90 हो तो फिर आपका ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चौथा कि अगर एंगल 0 हो, अगर एंगल 0 हो तो a डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का 0 बराबर है 1 के, का 0 बराबर है 1 के स्टूडेंट्स, ये आपका जाएगा ए बी। तो मैक्सिमम वर्क विल बी डन। अभी वो जो मजदूर था जो फोर्स अप्लाई कर रहा था, वो अगर अपनी फोर्स ए से अप्लाई करता, 4 मीटर डिस्प्लेस किया उसको, तब इस डायरेक्शन में इसकी जो अप्लाइड फोर्स है वो यूजफुल फोर्स भी है। वो सारी की सारी फोर्स इस्तेमाल हो रही है बॉडी को दिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए। तो अभी इसका वर्क डन मैक्सिमम होगा। अब इस सूरत में आप कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी का 0 इज इक्वल टू 1। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 है, तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर, यह आपका आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर, यह आपका आ जाएगा 40 जूल्स। इसने 40 जूल्स वर्क किया, 40, इसने 40 जूल वर्क किया। समझ आई आपको? अब ये एक ही सूरत है। अगर कोई आपसे कहे कि मैक्सिमम पॉसिबल जवाब क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट से, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स ये आएगा जब एंगल 0 हो। जब एंगल 0, उस सूरत में ये मैक्सिमम जवाब हमें देगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम जवाब कब देगा? जब एंगल, बिकॉज कास 0 1 के बराबर है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कास की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा जो भी एंगल आप देंगे तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, 0.8 0.5, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इन दोनों के जरब से कम आएगा, 40 से कम आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 34, वो थीटा उसमें 30 था, अगर 60 आप लेते तो फिर आंसर आ जाता 20। एंगल अगर 60 आप लेंगे यहाँ पे, जैसे जब आप एंगल बढ़ाएंगे आपका वो यूजफुल कंपोनेंट कम होता जाएगा और जो कंपोनेंट वेस्ट हो रहा है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो एज अ रिजल्ट वर्क डन आपका कम होगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, ये आप समझ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे क्वेश्चंस। ये कितनी प्रॉपर्टीज हमने की? 1 2 3 4। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, वो जो मेन एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये एक्सेस, इन पर इलांग यूनिट वेक्टर्स इलांग दोज एक्सेस, तो ये 0 होगा। क्योंकि बिकॉज एंगल 90 है। स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई कहे कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कास थीटा। ठीक है, तो अब आई डॉट आई किसके बराबर होगा? आई डॉट जे। आई डॉट जे किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कास, और दोनों के दरमियान में एंगल 90 नहीं है आई और जे में, आई लॉन्ग एक्स वाई लॉन्ग जे, तो ये 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 के बराबर है, यूनिट वेक्टर ये भी 1 है, मगर ये 0 है तो ये 0 आया। सिमिलरली आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये 1 के बराबर है। बुक्स में इसको 5 लेते हैं, इसको 6 लेते हैं। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसी तरह ये आई डॉट आई किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? तो ये आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन दोनों के दरमियान में तो एंगल 0 है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 का 0 1 इज इक्वल टू 1, बात खत्म। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?
ये, और जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर ए इसके बराबर है, हमें 3 डायमेंशनल वेक्टर गिवन है a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेयर a1 b1 c1 दे आर सम नंबर्स a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो a डॉट b इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी आप x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, y कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, z कंपोनेंट मल्टीप्लाई। अच्छा, ये आया कहां से, ये तो अब अभी यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे। फिर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, a1i प्लस b1j, अच्छा स्टूडेंट्स, प्लस c1k, ठीक, a2i प्लस b2j प्लस c2k, वेयर दे आर सम नंबर्स लाइक 2i प्लस 4j माइनस 7k, इस तरह वो भी। अब आप करेंगे तो अभी आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ये आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2 i.i, फिर ये दोनों आप करेंगे तो a1 b2 i.j, फिर a1 c2 i.k, फिर ये दोनों आप करें, शाबाश, प्लस b1 a2 i.j, फिर b1 b2 j.j, फिर b1 c2 j.k। अब आप ये दोनों करेंगे, शाबाश, ये दोनों, प्लस c1 a2 k.i प्लस c1 b2 k.j प्लस c1 c2 k.k। अब आपको पता है स्टूडेंट्स की i.i बराबर है 1 के, अभी आपने किया स्टूडेंट्स, a1 a2 i.i बराबर है 1 के, i.j बराबर है 0 के, तो यह आ जाएगा 0, i.k बराबर है 0 के, ये आपका आ जाएगा 0। अब आप इस पे आ जाएं, शाबाश, b1 a2 i.j बराबर है 0 के, j.j बराबर है 1 के, अभी आपने किया, और ये बराबर है 0 के, ये ग्रीन पे आप आ जाए, k डॉट आई बराबर है 0 के, एंगल 90 है, k डॉट आई बराबर है 0 के, ये 0 आएगा, और स्टूडेंट्स k डॉट k बराबर है 1 के, तो आपके सामने ये क्या आया स्टूडेंट्स, a1 a2, ये छोटा छोटा लिख रहा हूं शायद नजर भी ना आए यहां से कैमरे में, c1 c2 नहीं आ रहा है नजर, काफी जगह है, ठीक है, a1 a2 स्टूडेंट्स, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फिर हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, मगर अभी मैं आपको बता दूं। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने हमें ये बताया कि a डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा के, और अभी आप बता रहे हैं कि a डॉट बी बराबर है a1 a2 b1 b2, ये तो आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहा हूं, आप अपनी सूरत हाल को देखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर, आपको एक क्वेश्चन मैंने ये दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, तो इसमें आप कंफ्यूजन वाली क्या बात है, यहां पे आप ये वाला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, और यहां पे आप ये वाला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एंगल हम मालूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कास थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, मगर यहां पे आप फॉरन स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर इट इज सो सिंपल, आप कहेंगे कि सर ए डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा के, और इट इज अ पीस ऑफ केक, ऑल द वैल्यूज आर गिवन, वी जस्ट नीड टू पुट देम, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी ए आपका 5 है, हाँ बी आपका 4 है,
कुछ ज़्यादा ही कम है तो आप इसको 3 ले लें ताकि आप ये 5 है, ये 3 है। गिवन है आपको cos 60 माई स्वीट स्टूडेंट्स, cos 60 बराबर है 1/2 के 0.5 के, तो 15/2 से 1.5। That's why students we say that the result will be always the result will be a scalar। रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा। रिजल्ट हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? स्केलर होगा। डॉट प्रोडक्ट्स के वेक्टर्स अगर आप वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, एक स्केलर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर कांस्टेंट, स्केलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से हमेशा एक स्केलर आंसर आएगा। और स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप करेंगे इट इज सो सिंपल, ए डॉट बी, यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, टेक्निक A1 A2 इन एक्स कंपोनेंट, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस B1 B2, ये B1 B2, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 C1 C2, 12 माइनस 6 प्लस 5 ये आ जाएगा 11। ए डॉट बी इज इक्वल टू 11। अब कम से कम आप लोग समझ गए कि ये आप कब इस्तेमाल करेंगे और ये आप कब इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहां तक काफी है। आपने कम से कम ये पढ़ा ए डॉट बी, ए बी कास थीटा, मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन, एक्स कंपोनेंट, ये सब चीजें आप लोगों ने देखी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस पर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक हमें इजाजत है। वर्क डन हम पढ़ेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, वहां पे आपको टेल ओवर हेड गिवन होगा एफ का। तो ये इस तरह के ये साबित करे कि ये परपेंडिकुलर है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। ये आज थ्योरी थी। लेक्चर कम से कम आधे घंटे का होगा मेरे ख्याल से। ये कितना है, ये आप देखें तकरीबन ये 45 मिनट यहाँ पे हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।